हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे और स्वस्थ हो गए। बेटा आज हम लोग अपना पुराना वाला टॉपिक ही कवर कर रहे हैं और आज अपना टॉपिक है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पार्ट 2। हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिया जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि मिनरल रिसोर्सेज यानी कि मिनरल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने जाना क्लासिफिकेशंस, अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स के बारे में पढ़ा, कौन से स्टेट में कौन सा मिनरल मिलता है, ये सारी चीजें कवर करी। उसके बाद हमने लास्ट में टॉपिक पढ़ा था कंजर्वेशन, कि हम इन सबको मिनरल्स को कंजर्व करना क्यों जरूरी है और कैसे कर सकते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाके देख ले। और आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं, आज हम कवर करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। आज हम सारी चीजें एनर्जी से रिलेटेड बात करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, यानी कि जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो किस तरीके से क्लासिफाइड हुए हैं, उन सबको जानेंगे। और लास्ट में जानेंगे कंजर्वेशन, कि उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं और क्यों जरूरी है हमारे लिए कंजर्व करना। जैसे मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, जो हमारे लिए चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मिनरल रिसोर्सेज अलग पढ़ लिए और एनर्जी रिसोर्सेज अलग पढ़ लिए हम, ताकि इजीली समझ पाए। और जैसा कि मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि हमें इन दोनों टॉपिक्स को समझने से पहले सबसे पहले यह समझना होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट इज रिसोर्सेज। तो मैंने पार्ट 1 में भी बताया कि रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी नीड्स को पूरा करें, वो होते हैं रिसोर्सेज। जैसा अपना फर्स्ट चैप्टर है ना, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज, तो हमें क्यों वो पहला चैप्टर बताया गया। मिनरल और ये क्या पता ये पहला चैप्टर होता है उसके बाद रिसोर्सेज बताते, नहीं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही तो सीखते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले सीखा रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स के बारे में हमने जब जाना तो उसके बाद हमें पता चला वाटर रिसोर्स, अपना चैप्टर है ना वाटर रिसोर्सेज, तो पानी भी एक रिसोर्स है, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा कि एग्रीकल्चर क्या है, रिसोर्स ही तो एक एग्रीकल्चर रिसोर्स। ऐसे हम इस एक और स्टेप क्रॉस करके आ गए मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे जानने के बारे में। तो जिनने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके समझ ले, देख ले, ताकि ये और इजीली आपको समझ आ पाए और आपको कुछ हेल्प मिल पाए, कुछ नॉलेज बढ़ा पाओ आप लोग भी। ठीक है, तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज से। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज से। हम लोगों को पता ही चल गया ना रिसोर्सेज क्या होते हैं। उससे पहले हमने मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, सारी चीजें, उनके टाइप्स, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन मेथड्स। इसी तरीके से हम एनर्जी रिसोर्सेज को पढ़ते हैं। तो एनर्जी रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल एंड द सेकंड वन इज नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में आएंगे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और नॉन कन्वेंशनल में आएंगे बेटा सोलर, विंड, टाइडल और जियो थर्मल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज से, कोल से, जो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, हमारी सारी चीजों के लिए। हमारा जो इकोनॉमी है वो बहुत डिपेंड करती है कोल पे। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में किससे बनती है, कोल से। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेक्टर है और एक काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए। तो जो बेटा कोल है ना, वो ना दो जियोलॉजिकल पीरियड में मिलता है, एक तो गोंडवाना और एक टर्शरी। ये गोंडवाना वाला जो कोल है वो 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, और जो टर्शरी कोल है वो 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। जो ये टर्शरी कोल है वो असम और जो मेघालय, यानी कि जो बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, वो क्या है, वो एक टर्शरी कोल है, जो कि अभी मतलब गोंडवाना से नया है, 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है खाली। और जो ओल्ड वन है वो है गोंडवाना, जो कि 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और ये कहां मिलता है, ये मिलता है दामोदर वैली में, यानी कि रानीगंज, झरिया, बोकारो, ये जो रीजन्स हैं, ये कोल फील्ड्स हैं दामोदर वैली में जो मिलते हैं। अब जो मैं नाम ले रहा हूं, झरिया, रानीगंज, बोकारो, आप लोग इसको प्लीज फोकस किया करो। हर चीज में या बोर्ड पे आप लोगों को प्रेजेंट कर दूंगा तो आप लोग यहां तक तो सुन लोगे, लेकिन अगर खुद जाके सेल्फ स्टडी एक रीडिंग लगाओगे और मैप पे ये देखोगे कि कोल फील्ड्स कहां है, मेजर कोल फील्ड्स, तो वो आपको याद रहेगा। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कोल। इस पे 3 नंबर का, 5 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कोल का पूरा डिस्क्राइब करो, या मैप में आ सकता है कि रानीगंज, झरिया, बोकारो ये कहां है, लोकेट करो। तो ये आप लोगों को इसमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद महानदी, गोदावरी और सोन रिवर जो वैलीज हैं उनमें पाया जाता है। उसके बाद जो कोल है वो 3 टाइप्स का है। एक तो बिटुमिनियस कोल मिलता है, यानी कि जो हमारे इंडिया का 80% डिपॉजिट्स हैं वो बिटुमिनियस टाइप का है। उसके बाद ब्राउन कोल है जो तमिलनाडु और गुजरात में मिलता है।
एंट्रेसाइट कोल है जो झारखंड कह रहा हूं, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। तो हमसे ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एंट्रेसाइट टाइप्स ऑफ कोल है वो सिर्फ कौन से स्टेट में मिलता है, तो हमें पता है वो जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से टाइप का कोल हमें मिलता है, तो वो है बिटुमिनियस टाइप का। उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये कुछ स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा मिलता है झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा में, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में कोल के रिजर्व्स हैं। तो ये हम लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कोल का, बेसिकली कोल का। तो ये तो रफली मैंने कुछ बता दिया आपको, अच्छे अच्छे कुछ पॉइंट्स बता दिए, लेकिन आपको एक रीडिंग जरूर लगानी है और प्रॉपर खुद के नोट्स बनाने और एक आंसर तैयार करना है कोल के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो कुछ मेजर एनर्जी सोर्स हैं इन इंडिया कोल आफ्टर कोल, यानी कि जो पेट्रोलियम है वो एक मेजर एनर्जी सोर्स है किसके, कोल के बाद। और ये कहां कहां मिलता है, ये मुंबई हाई, गुजरात और असम में, ये जो तीनों जगह हैं ये मिलता है पेट्रोलियम। गुजरात में अंकलेश्वर एक जगह साइट है, वहां पे मिलता है। असम में दिग्बोई और नहरकटिया दो रीजन है, वहां पे मिलता है पेट्रोलियम। पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, सब गाड़ियां वाड़ियां सब पेट्रोल पे ही तो चीजें, तो ये बहुत मेजर एनर्जी रिसोर्स है कोल के बाद। उसके बाद मिलता है बेटा नेचुरल गैस, ये क्लीन एनर्जी रिसोर्स है। क्या है ये, क्लीन एनर्जी रिसोर्स, यानी कि एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करता है। ये शायद मेरे हिसाब से कट गया होगा फ्रेम में, तो मैं बता दूं, कृष्णा, गोदावरी बेसिन और अंडमान निकोबार आइलैंड में ये मिलता है नेचुरल गैस, कृष्णा गोदावरी बेसिन में और अंडमान निकोबार आइलैंड में। सीएनजी सभी ने सुना होगा, तो ये एक एग्जांपल है क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आप लोगों के पास एक एमसीक्यू फॉर्म में इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये किसका एग्जांपल है, ये नेचुरल गैस का एग्जांपल है। तो ये होगी बात कोल की, उसके बाद पेट्रोलियम की, उसके बाद नेचुरल गैस की। अब आपसे इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो मैंने बताया एमसीक्यू फॉर्म में, तो इस तरीके से जो मैंने बता ही दिया, कोल के 4 या 5 नंबर का या 3 नंबर का आप कोल पे तैयार कर लेना, कोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसी ऐसे ही पेट्रोलियम पे कर लेना और नेचुरल गैस पे कर लेना, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सेक्टर्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे सोलर, विंड, टाइडल और जियोथर्मल के बारे में। मैं इसे मिटा देता हूं। तो हम लोगों ने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसपे हम सोलर, विंड, टाइडल और जियोथर्मल की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, तो सोलर एनर्जी कहां से ली जाती है, यानी कि हम सन को यूज करते हैं, जो सन की एनर्जी है उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वो आप लोगों ने देखे होंगे ना, सोलर पैनल्स जो छत पे लगाए जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इन्वर्टर के थ्रू उसको स्टोर करते हैं और हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वेस्टर्न पार्ट हैज ग्रेटर पोटेंशियल, यानी कि जो हमारे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, गुजरात, महाराष्ट्र वाला पार्ट, वो क्या है, वो ग्रेटर पोटेंशियल, वहां पे काफी ज्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का। एडवांटेजेस क्या क्या है सोलर एनर्जी के बेटा, एक तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, यानी कि बहुत कम कॉस्ट लगती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एकदम एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कोई डैमेज नहीं हो रहा एनवायरमेंट को, और इजी टू कंस्ट्रक्ट है, कुछ नहीं करना, बस सोलर पैनल्स लगाने और एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब हमारा जो भारत है इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमारे मिशन भी है कम से कम हम लोग कि सोलर से एनर्जी, मतलब हम एनर्जी है जो हमारे जो इंडिया की एनर्जी हम लोग बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी, वो मोस्टली कोल से बनाते हैं। और अब हमारी कोशिश है कि हम लोग सोलर पे ट्रांसफर हो सकें और जा सकें और काफी मात्रा में इसको यूज कर सकें, क्योंकि एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना ना, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें भी तो हमें करनी है, तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से विंड एनर्जी, जो एनर्जी हम विंड को भी यूज करते हैं बेटा, इसके लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये भी बहुत बड़े वहां पे प्लांट्स लगाए जाते हैं, जो विंड है वो घूमती है और उससे एनर्जी जनरेट होती है। कच्छ रीजन लार्जेस्ट प्लांट इन एशिया है, कच्छ हमारे इंडिया के भारत में जो कच्छ रीजन है वहां पे लार्जेस्ट प्लांट है एशिया का। वहीं हम बात करें टाइडल एनर्जी, ये क्या होती है, जो टाइड्स, जो वेव्स हैं, उनसे जो एनर्जी हम निकाल सकते और बनाते हैं, उस वहां वो टाइडल एनर्जी कहलाती है। वो गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरबन, ये तीनों रीजन है जहां पे टाइडल एनर्जी के प्लांट्स लग रखे हैं। ये आपका काम है
गल्फ ऑफ खंबात कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है और सुंदरबन कहाँ है। मैप पे देखना है, नहीं समझ आ रहा गूगल करो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात और सुंदरबन, और मैप में उसको लोकेट करो। मैं इजीली आपको यहाँ पे बता सकता हूं ड्रॉ करके, लेकिन मैंने ये जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करो ताकि आप लोगों को भी याद रहे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि गल्फ ऑफ खंबात कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है, सुंदरबन कहाँ है। ठीक है, लास्ट जियोथर्मल, यूजिंग हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के नीचे कुछ मैग्मा है, हमें पता है ना, जो मैग्मा है, जो वोल्केनो है, वो कहां से फटता है, अर्थ से। तो ये कुछ फेल्ड वोल्केनोज होते हैं जो अर्थ से ऊपर नहीं आ पाते, लेकिन अर्थ की जो लेयर्स है उसके नीचे रहते हैं। तो ये क्या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हीट तो निकलेगी ना, तो वहीं से हम लोग एनर्जी बनाते हैं। तो हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं उनको। बहुत सी ऐसी जगह है अपने इंडिया में, एक मणिकरण, एक गुरुद्वारा है हिमाचल प्रदेश में, वो काफी फेमस है। वहां पे उन्हें हॉट स्प्रिंग्स हैं, यानी कि जो पानी है उसके ऊपर पानी है और नीचे हॉट स्प्रिंग्स हैं। तो जो पानी है वो उसकी हीट की वजह से गर्म रहता है और उसी में खाना बनाया जाता है बेटा, उसी में जो सारा गुरुद्वारे का लंगर है उसी में बनता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज भी है कि हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन हम लोग चीजें उसका मतलब उसका फायदा उठाना जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, यानी कि इससे सोलर से कोई हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, विंड से, टाइडल से, जियोथर्मल से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सारी चीजें क्या है, इको फ्रेंडली हैं। लेकिन अगर हम वहीं कोल का यूज करते हैं तो उससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो कोशिश है हम लोग इन चीजों पे जल्दी से जल्दी मतलब इनसे हम एनर्जी बना पाएं।